बेटा आप स्क्रीन देखना, बोर्ड दिख रहा है क्या? जूम आउट है, वही प्रॉब्लम हो रही है। अब कुछ दिखा? एक काम करते हैं, मैं पहले बोर्ड पर लिख देता हूं ताकि आप तो नोट कर लेना जब तक। हाँ, बोर्ड पे लिख देते हैं तो आप तो नोट करना जब तक कुछ होता है। देखो, हाँ, क्वासी फ्लूइड है। अभी विजिबल हो जाएगा बेटा बोर्ड, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, जब ये विजिबल होगा आपको तभी एक्सप्लेन किया जाएगा। टॉपिक बायो मेम्ब्रेन है, यानी सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ने जा रहे हैं।
यहाँ पे नहीं बेटा, बस ये नाम लिख लो। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है बेटा, आप भी लिख लेना, मैं बोल रहा हूं। हेडिंग है बायो मेम्ब्रेन। बायो मेम्ब्रेन, यहां पर बायो के नीचे मैंने एरो बनाकर लिखा है लिविंग, और मेम्ब्रेन के नीचे है लेयर, यानी लिविंग लेयर। यहां पर बायो मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई है। जैसे पहला है थिन लेयर, है थिन लेयर होती है। दूसरा है इलास्टिक। थर्ड है लिविंग लेयर। फोर्थ है यूनिवर्सल बाउंड्री। फिफ्थ है फ्लूइड नेचर, यहां पर सामने लिखा है क्वासी फ्लूइड। और 6 नंबर है सेलेक्टिवली परमिएबल। पहला है थिन, दूसरा है इलास्टिक, तीसरा है लिविंग लेयर, फोर्थ है यूनिवर्सल बाउंड्री, फिफ्थ है फ्लूइड नेचर, सामने लिखा हुआ है क्वासी फ्लूइड, और 6 है सेलेक्टिवली परमिएबल। क्वासी फ्लूइड की स्पेलिंग हाँ सही है बेटा। इसके बाद सेकंड लिखा हुआ है ऊपर की तरफ हेडिंग केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन, जिसमें पहले एरो पर लिखा है लिपिड, सेकंड एरो पर लिखा है प्रोटीन, थर्ड एरो पर लिखा है कार्बोहाइड्रेट। लिपिड का सामने लिखा है 40% है कंपोजिशन, प्रोटीन 58 to 59% है, कार्बोहाइड्रेट 1 to 2% है। लिपिड 40%, प्रोटीन 58 to 59% और कार्बोहाइड्रेट है 1 to 2%। लिख लिया क्या बेटा? जो ऑनलाइन है केमिकल कंपोजिशन, उसके नीचे बेटा लिखा है ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन का कंपोजिशन दिया है एनसीईआरटी में। इसमें लिपिड 40% है, प्रोटीन 52% है और कार्बोहाइड्रेट 8% है। लिपिड 40, प्रोटीन 52, कार्बोहाइड्रेट 8%। ह्यूमन आरबीसी, लिपिड 40, प्रोटीन 52, कार्बोहाइड्रेट 8%। फिर थर्ड हेडिंग है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसमें 3 मॉडल हैं। पहला ट्राइलेमिलर मॉडल, ट्राइलेमिलर मॉडल, TRILAME। सेकंड है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और थर्ड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इधर हमने ट्राइलेमिलर मॉडल लिखा है हेडिंग, सेपरेटली हेडिंग लिखा है ट्राइलेमिलर मॉडल, और उसके लिए ये डायग्राम बनाया है बेटा। ट्राइलेमिलर मॉडल का ये डायग्राम है, इसको आप ड्रॉ कर लें। कुछ नहीं हो रहा, डायग्राम बेटा अभी बना लेना बाद में। पता नहीं क्या हो, सेल खत्म हो गया इसका।
अब विजिबल है? चलो नोट कर लो जल्दी से, डायग्राम बना लो। नोट कर लिया सभी ने? चलो समझो, सेल वॉल हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है बायोमेम्ब्रेन। यहां पर एक पॉइंट लिख लेना बेटा, बायोमेम्ब्रेन के बारे में एक पॉइंट लिख लेना। डिस्कवर्ड बाय स्वान, डिस्कवर्ड बाय स्वान। सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। पूछा जाए बायोमेम्ब्रेन को किसने डिस्कवर किया? स्वान। बायोमेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसी को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है प्लाज्मा लेमा। टोटल 4 नेम है। बायोमेम्ब्रेन कह दो, सेल मेम्ब्रेन कह दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दो, प्लाज्मा लेमा कह दो, एक ही बात है। क्लियर सभी को? देखो यहां पर सेल मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखी है। अगर आप सेल वॉल से कंपेयर करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है थिन, सेल वॉल कैसी थी? थिक। सेल वॉल थी रिजिड, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? इलास्टिक होती है। इलास्टिक है मतलब ग्रोथ की एबिलिटी होगी। क्लियर सभी को? हमने पढ़ा था सेल वॉल नॉन लिविंग लेयर होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग लेयर होती है। क्या सेल वॉल यूनिवर्सल बाउंड्री थी? नहीं, क्योंकि सेल वॉल एनिमल सेल पर एब्सेंट होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सल बाउंड्री है। बताओ इसे यूनिवर्सल बाउंड्री क्यों कहा गया? सभी सेल्स पर प्रेजेंट होती है, इसलिए कहा जाता है यूनिवर्सल बाउंड्री है। याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की होती है। फ्लूइड नेचर की है, इसके लिए टर्म यूज की जाती है क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है ना तो कंप्लीट सॉलिड होगी, ना ही कंप्लीट लिक्विड होगी। इसे आप सेमी सॉलिड टाइप कहोगे, यानी क्या नाम दिया गया? क्वासी फ्लूइड। जैसा हनी होता है, ना कंप्लीट सॉलिड ना कंप्लीट लिक्विड, उसी तरह की स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए कहा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड होती है। क्लियर सभी को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। बताओ सेलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग क्या होगा? सॉल्वेंट के साथ साथ सेलेक्टेड सॉल्यूट को भी पास होने देगी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेल वॉल परमिएबल होती है, यानी वहां से सॉल्वेंट भी पास होगा, सॉल्यूट भी पास होगा, लेकिन है यानी सॉल्वेंट तो पास होगा ही, साथ साथ सेलेक्टेड सॉल्यूट भी पास होगा, यानी सॉल्यूट को सेलेक्ट करके पास किया जाएगा। तो बोलो ऐसी मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? सेलेक्टिवली परमिएबल। बोलो ये 6 प्रॉपर्टी सभी को क्लियर है? सभी स्टूडेंट साथ साथ बोलेंगे, बोलो क्या क्या है? थिन, इलास्टिक, लिविंग लेयर, यूनिवर्सल बाउंड्री, क्वासी फ्लूइड, सेलेक्टिवली परमिएबल। फिर से बोलो, इलास्टिक, लिविंग लेयर, यूनिवर्सल बाउंड्री, क्वासी फ्लूइड, सेलेक्टिवली परमिएबल। क्लियर सभी को? याद रहेगा? अगला है केमिकल कंपोजिशन। सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की। इससे बनी होती है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, 3 कंपोनेंट हैं। इसमें लिपिड का कंपोजिशन होता है 40%,
प्रोटीन होती है 58 to 59% और कार्बोहाइड्रेट होता है 1 to 2%। यानी कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, 1 to 2% है। मेनली लिपिड एंड प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो कुछ बुक में कई जगह पर आपने लिखा देखा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन लेयर होती है। लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो मेनली लिपिड और प्रोटीन की ही बनी है। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, कितना है 1 to 2%। क्लियर सभी को? याद रखना बेटा, यहां पर जो हमने कंपोजिशन लिखा है, ये वाला जो कंपोजिशन लिखा है ये एवरेज कंपोजिशन है। यानी सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन सेल टू सेल वेरी कर सकता है। तो यहां पर जो कंपोजिशन लिखा गया है ये एवरेज कंपोजिशन है। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होगा, तो आपको वही ऑप्शन टिक करना है जिसमें लिपिड कितना दिया हो 40%, प्रोटीन कितना दिया हो 58 to 59%, कार्बोहाइड्रेट कितना दिया हो 1 to 2%। याद रहेगा, क्योंकि यहां पर देखो एनसीईआरटी में ह्यूमन आरबीसी का केस लिया है। ह्यूमन आरबीसी यानी आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड तो 40% ही है, प्रोटीन कितना है 52%, कार्बोहाइड्रेट कितना है 8%। बोलो वैल्यू चेंज हो गई है। तो याद रखना ये जो कंपोजिशन है सेल टू सेल वेरी करता है। ये कंपोजिशन जो यहां पर लिखा है ये एवरेज कंपोजिशन है, इसे आप जरूर याद रखें। क्लियर? और ये एनसीईआरटी में दिया है। यानी अगर एग्जाम में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो आपको ये वाला आंसर टिक करना है। लेकिन अगर स्पेशल केस देकर पूछा गया कि ह्यूमन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो फिर आपको ये आंसर देना होगा। बोलो लिपिड कितना है 40%, प्रोटीन कितना है 52%, कार्बोहाइड्रेट कितना है 8%। बोलो याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर देना बेटा। मान लो आपसे कहा गया आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करना है, ठीक है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए जो बेस्ट सेल सेलेक्ट की जाती है, बताओ वो कौन सी सेल है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करना आसान होता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एनिमल सेल। एनिमल सेल में भी कौन सी सेल होगी? आरबीसी। और याद रखना आरबीसी भी मेच्योर आरबीसी। क्या आंसर जाएगा? मेच्योर आरबीसी। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, उसके लिए जो बेस्ट सेल सेलेक्ट की जाती है वो होती है मेच्योर आरबीसी। अब मेच्योर आरबीसी को क्यों सेलेक्ट किया जाता है समझना ध्यान से। एक सेल हमने ली मेच्योर आरबीसी है, ठीक है? और एक बॉडी की कोई भी नॉर्मल सेल हमने ले ली, कोई अदर सेल ले ली, ठीक है? मेच्योर आरबीसी और एक अदर सेल हमारे पास है। जो मेच्योर आरबीसी है, आपको पता है मेच्योर आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता। मेच्योर आरबीसी में सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब मेच्योर आरबीसी में एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जिसे आप कहोगे सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन अदर सेल की हम बात करें तो उसमें सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और आप सभी जानते हैं सेल ऑर्गेनल्स पर मेम्ब्रेन पाई जाती है। कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इसका मतलब जो अदर सेल है जिसमें सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट है, तो वहां पर तो कई सारी मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, ऑर्गेनुलर मेम्ब्रेन भी होगी, यानी सेल ऑर्गेनल्स पर मिलने वाली मेम्ब्रेन भी होगी। जबकि मेच्योर आरबीसी में सेल ऑर्गेनल नहीं होते, सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन मिलेगी। कौन सी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो बताओ सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को स्टडी करना आसान कहां पर होगा? मेच्योर आरबीसी में। आ रही बात समझ में? मेच्योर आरबीसी में एक ही मेम्ब्रेन है और दूसरी सेल में कई सारी मेम्ब्रेन है, तो बोलो स्टडी करना आसान कहां पर होगा? मेच्योर आरबीसी में। तो याद रखना अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, बताओ बेस्ट सेल क्या सेलेक्ट करोगे? आंसर दोगे मेच्योर आरबीसी। यानी साइंटिस्ट ने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जिस सेल को सेलेक्ट किया था वो कौन सी सेल थी? मेच्योर आरबीसी। तो यहां पर नोट लिख लो बेटा इसके नीचे, जहां आपने ह्यूमन आरबीसी का केमिकल कंपोजिशन लिखा है वहां पर एक नोट लिख लेना। लिखो बेस्ट सेल
बेस्ट सेल फॉर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बेस्ट सेल फॉर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या आंसर आएगा? मैच्योर आरबीसी। लिख लो वहां पर, मैच्योर आरबीसी, याद रखना बेटा इसको। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए यहां पर 3 मॉडल दिए गए हैं। बोलो पहला क्या है? ट्राइलेम्युलर मॉडल, दूसरा क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और तीसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। याद रखना पहले 2 मॉडल रिजेक्टेड मॉडल हैं। पहले 2 मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों रिजेक्ट किया गया था? कि इन दोनों मॉडल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी को सही से एक्सप्लेन नहीं किया। थर्ड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज को सही तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए 3 मॉडल दिए गए। अब ये 3 मॉडल कौन कौन से हैं? ट्राइलेम्युलर मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और तीसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बताओ पहले 2 को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यानी एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस रहेगा तो बोलो कौन से मॉडल से आएगा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से। क्लियर सभी को? अब देखो इन दोनों मॉडल को रिजेक्ट क्यों किया गया ये हमें समझना है। भले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आने का चांस कम है, लेकिन इन्हें रिजेक्ट क्यों किया गया और इसे एक्सेप्ट क्यों किया गया ये हमें समझना है। क्लियर यहां तक? तो देखो यहां आपने हेडिंग लिखा है ट्राइलेम्युलर मॉडल, तो यहां पर साइंटिस्ट का नाम लिख लेना। किसने ये मॉडल दिया था? डेवसन एंड डेनियली। डेवसन एंड डेनियली 1935। साइंटिस्ट का नेम पूछा जा सकता है। हाँ लिखो ना 1935 पूछा जा सकता है। ट्राइलेम्युलर मॉडल किसने और कब दिया? क्या आंसर दोगे? डेवसन एंड डेनियली ने 1935 में दिया था। अब देखो समझना ट्राइलेम्युलर मॉडल क्या होता है। ट्राई का मतलब होता है 3 और लेम्युलर का मतलब होता है लेयर। यानी ट्राइलेम्युलर मॉडल के अकॉर्डिंग बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी लेयर की बनी है? 3 लेयर। ऊपर वाली लेयर प्रोटीन, नीचे वाली लेयर प्रोटीन, और ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। कितनी हो गई? 3 लेयर। ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी है। कहा गया ट्राइलेम्युलर मॉडल है। क्लियर सभी को? इस मॉडल को यहां पर PLLP मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? PLLP मॉडल। ये कौन सी लेयर है? प्रोटीन यानी P। ये कौन सी लेयर है? लिपिड यानी L। ये कौन सी लेयर है? लिपिड यानी L। ये कौन सी लेयर है? प्रोटीन यानी P। इसे PLLP मॉडल भी कहा जाता है। यहां पर लिख लेना PLLP मॉडल भी कहा गया, और इसी को कहा जाता है सैंडविच मॉडल। सुना है क्या नाम? सैंडविच मॉडल। पूछा जाए सैंडविच मॉडल किसे कहा गया? क्या आंसर दोगे? ट्राइलेम्युलर मॉडल। सैंडविच मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो सैंडविच के जैसी दिखाई देती है। आप सभी ने सैंडविच देखा होगा, देखा तो क्या निपटाया भी होगा। उसमें ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, बीच में आलू का मसाला होता है। ठीक है, उसी तरह से यहां पर ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सैंडविच जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया? सैंडविच मॉडल है। 3 नाम याद रखना। ट्राइलेम्युलर मॉडल कहा गया, PLLP मॉडल कहा गया, और इसी को क्या कहा गया? सैंडविच मॉडल। आगे सुनो। ट्राइलेम्युलर मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन लेयर की थिकनेस बोलो कितनी बताई गई है? 20 एंगस्ट्रॉम। और ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इसकी कितनी थिकनेस बताई गई है? 35।
तो अगर आप इससे ऐड करोगे, बताओ टोटल थिकनेस कितनी होती है 75। ये वैल्यू भी वेरी कर सकती है, यानी जो रेंज बताई गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम। क्लियर सभी को? अब इसने फाइनली जो पॉइंट बताए थे जिस वजह से ये मॉडल रिजेक्ट हुआ, वो पॉइंट सुने। देखो ये वाली लेयर है प्रोटीन लेयर और ये है लिपिड। बताओ कौन सा लिपिड है? फोस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड है? फोस्फोलिपिड। इसमें फोस्फोलिपिड का ये हेड पार्ट होता है बेटा, जो सर्कल मैंने बनाया है ये कौन सा पार्ट है? हेड पार्ट। और ये वाला पार्ट होता है टेल पार्ट। ये हेड पार्ट है, ये टेल पार्ट है। इसी तरह से ये टेल पार्ट है और ये हेड पार्ट है। तो ट्राइलेमिलर मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन लेयर और फोस्फोलिपिड के हेड पार्ट के बीच बताओ कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? हाइड्रोजन एंड आयोनिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एंड आयोनिक बॉन्ड। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग कहा गया फोस्फोलिपिड की जो टेल होती है इनके बीच वंडरवॉल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? वंडरवॉल फोर्स। इसका मतलब इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बॉन्ड प्रेजेंट है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रिजिड स्ट्रक्चर हो जाएगी, जबकि हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? इलास्टिक होती है। आ रही बात समझ में? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड स्ट्रक्चर हो जाएगी, जबकि हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? इलास्टिक होती है। तो बोलो प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाए? नहीं। दूसरा पॉइंट, अब डायग्राम में देखो, यहां पर आपको एक पोर दिखाई दे रहा है। कितनी साइज बताई गई? 0.35 नैनोमीटर का पोर प्रेजेंट है। किस मॉडल के अकॉर्डिंग? ट्राइलेमिलर। ट्राइलेमिलर मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 0.35 नैनोमीटर का पोर प्रेजेंट होता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह का पोर प्रेजेंट होगा तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो परमिएबल हो जाएगी। आ रही बात समझ में? अगर इस तरह का पोर प्रेजेंट होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो परमिएबल हो जाएगी, जबकि हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो बताओ क्या ट्राइलेमिलर मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाया? नहीं। क्या इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलास्टिक नेचर को एक्सप्लेन किया? नहीं। क्या इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्वासी फ्लूइड नेचर को एक्सप्लेन किया? नहीं। क्या इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिवली परमिएबल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया? नहीं। इस वजह से इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। बोलो पॉइंट क्लियर है? आंसर देना। ट्राइलेमिलर मॉडल किसने दिया? डेवसन एंड डेनियली। कब दिया? 1935। इसके दो नाम और क्या हैं? इसे PLLP मॉडल भी कहा जाता है, इसे सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। बताओ ट्राइलेमिलर मॉडल को क्यों रिजेक्ट किया गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलास्टिक नेचर को नहीं समझा पाया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्वासी फ्लूइड नेचर को नहीं समझा पाया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमेबिलिटी को नहीं समझा पाया, इसलिए इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। ये रिजेक्टेड मॉडल था। एग्जाम में आने का चांस बहुत कम है। अगर आता भी है तो ये नाम जरूर याद रखना, साइंटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है। ट्राइलेमिलर मॉडल किसने दिया? क्या आंसर जाएगा? डेवसन एंड डेनियली। कब दिया था? 1935। याद रहेगा। अब यहां पर आ जाओ बेटा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। जहां आपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल लिखा है यहीं पर साइंटिस्ट का नाम लिख लो जिसने ये मॉडल दिया था। उसका नाम है रॉबर्टसन। 1959। अब तक हमने कई सारे रॉबर्ट पढ़ लिए हैं। इकोलॉजी में पढ़ा था रॉबर्ट मै, उसने क्या बताया था? ग्लोबल डाइवर्सिटी 7 मिलियन। फिर हमने पढ़ा था रॉबर्ट अगस्त, उसने क्या बताया था? एसिड रेन टर्म दी थी रॉबर्ट अगस्त, एसिड रेन टर्म। फिर हमने पढ़ा रॉबर्ट हुक, सेल को डिस्कवर किया, सेल वॉल को डिस्कवर किया। और आपको यह भी पता है न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट ब्राउन। कई सारे रॉबर्ट पढ़ चुके हैं, आज उनका सन आ गया है, रॉबर्टसन। इसने दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल 1959 में। इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया। देखो इसने दो बातें बताई। पहली बात तो यही थी
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी होती है, ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यानी जो ट्राइलेमिलर मॉडल ने बताया, सेम वही पॉइंट किसने कहा? रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन ने एक पॉइंट और कहा। रॉबर्टसन ने कहा सेल पर मिलने वाली मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनेल्स पर मिलने वाली मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनुलर मेम्ब्रेन है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होती है। यानी सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनुलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होती है। केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, साइज अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होगी। इसने सभी मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन कह दिया। तभी तो यहां पर मॉडल को क्या नाम दिया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। चाहे सेल ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन हो, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, सिमिलर होती है। सभी को क्या कह दिया? यूनिट मेम्ब्रेन। तो यहां पर मॉडल को नाम दिया गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। लेकिन इसने भी ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ना क्वासी फ्लूइड नेचर के बारे में कुछ बताया, ना सेलेक्टिव परमिबिलिटी के बारे में कुछ बताया, इधर उधर की बातें की, मेन पॉइंट पर फोकस नहीं किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया। इस वजह से इस मॉडल को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहां पर बस आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट का नाम आ सकता है, क्योंकि रिजेक्टेड मॉडल है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस पर अच्छे से फोकस करना। जो भी एक्सप्लेन किया जाए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, उसे ध्यान से समझना। बोलो, यहां तक सभी ने लिख लिया था क्या? अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसका डायग्राम अच्छे से बनाना बेटा, क्लियरली डायग्राम बनाना, ताकि पढ़ते टाइम आपको खुद को समझ में आए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, बताओ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन। सभी स्टूडेंट जानते हैं। जैसे ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है, तुरंत आंसर आता है सिंगर एंड निकोलसन। लेकिन याद रखना बेटा, एक बार एक एग्जाम में, एग्जाम का नाम AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पहले ये सेपरेटली एग्जाम लेते थे, ठीक है? तो वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? चारों ऑप्शन में सिंगर एंड निकोलसन था। हाँ, तो फिर कैसे सही करोगे? अरे फुल नेम थे बेटा, फुल नेम, फुल नेम दिए गए थे। याद रखना, जोनाथन सिंगर, जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन। जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन, इन्होंने दिया था ये मॉडल 1972 में। ये डेट भी याद रखना, 1972 पूछा जा सकता है, क्योंकि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। क्लियर सभी को? देखो, वैसे फुल नेम किसी को याद नहीं होते बेटा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आया तो मैंने आपको यहाँ पर फुल नेम बता दिए, जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन। देखो, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है तो पूछा जा सकता है, याद रखना। अब इसका डायग्राम बना लेना। डायग्राम क्लियरली बनाए बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट भी डायग्राम बनाएंगे।
बेटा ट्राइलेमिलर मॉडल में जो पोर दिया हुआ था 0.35 नैनोमीटर का पोर था, तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह का पोर प्रेजेंट होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाएगी, जबकि हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है ना। तो इस वजह से उस मॉडल को रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज को सही से एक्सप्लेन नहीं किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। अगर पोर प्रेजेंट होगा तो फिर वहां से तो सॉल्वेंट सोल्यूट सब पास कर जाएंगे, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी परमिएबल। तो ये गलत हो जाएगा बेटा। बन गया क्या डायग्राम? चैनल प्रोटीन के नीचे लिखा है बेटा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तीन नाम है, टनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब दिख गया जो ग्रीन से लिखा हुआ है, विजिबल है। बन गया होगा, समझना बेटा ध्यान से। इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एनसीईआरटी में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही दिया हुआ है। अगर एग्जाम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां से आएगा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था? 1972। इसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल कहा जाता है क्योंकि इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखो समझना, नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका मीनिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन का अरेंजमेंट एज ए मोज़ेक पैटर्न होता है। मोज़ेक पैटर्न मतलब दूर दूर अरेंज होते हैं, मोज़ेक। आप ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें यहां पर मैंने लिखा है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। क्या लिखा है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इसलिए लिखा है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चरल फ्रेम है, जो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेम है, ये फॉस्फोलिपिड ही बनाता है। प्रोटीन तो बीच बीच में अरेंज है, दूर दूर प्रेजेंट है, मोज़ेक पैटर्न में है, बिखरा हुआ है। मेनली जो स्ट्रक्चर बना रहा है उसको क्या कहा गया? फॉस्फोलिपिड। याद रखना, फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है क्योंकि कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेम कौन बना रहा है? फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा होता है? मोज़ेक, दूर दूर बिखरा हुआ। इसलिए क्या नाम दिया गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दो टर्म दी गई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कहा गया है प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। जैसे ओशियन में अगर हम पोलर एरिया की बात करें तो पोलर एरिया के जो ओशियन हैं उनमें बीच बीच में दूर दूर बर्फ के टीले होते हैं, आइसबर्ग होते हैं। तो ओशियन में जिस तरह से मोज़ेक पैटर्न में आइसबर्ग है, उसी तरह से फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन का अरेंजमेंट है।
तो सी को तो कहा गया फॉस्फोलिपिड और आइसबर्ग को कहा गया प्रोटीन। यानी जिस तरह से सी में आइसबर्ग होते हैं उसी तरह से फॉस्फोलिपिड में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन मोज़ेक पैटर्न में। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया गया, प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्लियर है सभी को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को गुलाब जामुन मॉडल भी कहा जाता है। बोलो क्यों कहा गया? हाँ, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, ये तो हो गया फॉस्फोलिपिड, और कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में गुलाब जामुन प्रेजेंट होते हैं, उस तरह से फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नाम दिया गया गुलाब जामुन मॉडल। वहां पर आया था सैंडविच मॉडल, यहां पर आया है गुलाब जामुन मॉडल। खाने की चीजें आ रही है, इसके मुंह में पानी आ रहा है। समझना बेटा, अब समझना। बोलो दोनों टर्म क्लियर है? अब हम बात करने जा रहे हैं मेन कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड की। आप सभी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन पता है। बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड में मेन लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड। इसे मेन कंपोनेंट कहा गया क्योंकि ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेम बना रहा है। आ रही बात समझ में? अब फॉस्फोलिपिड का कंपोजिशन अगर आपसे पूछा जाए, आप बायोमोलिक्यूल पढ़ चुके हो, यानी आपने लिपिड पढ़ लिया है, यानी आपने फॉस्फोलिपिड पढ़ लिया है, तो फिर पूछा जा सकता है, खड़े होना, बताओ फॉस्फोलिपिड का कंपोजिशन क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट भी आंसर देंगे। फॉस्फोलिपिड का कंपोजिशन, फॉस्फोलिपिड किससे मिलकर बना है? ऑनलाइन स्टूडेंट आंसर देंगे बेटा। आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है, सभी ने लिपिड के बारे में पढ़ा है। एक स्टूडेंट का आंसर आया है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड कहलाता है। बोलो सही है क्या? एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है डाइग्लिसराइड प्लस फॉस्फेट, डाइग्लिसराइड प्लस फॉस्फेट। बोलो सही है क्या? बताओ। नहीं पता? क्यों नहीं पता? बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया है, आना चाहिए, क्या भुला गए? आप बताओ। हाँ हाँ, और एक फॉस्फेट होता है। हाँ हाँ, और बोलो। 4 कंपोनेंट होते हैं, पता है आपको? हाँ, बताओ लास्ट। क्या मोबाइल में देख रहे हो क्या? मोबाइल जेब में रखो। पास वाले स्टूडेंट, और ये 2 ही याद है? आप बताओ। 2 याद है, लिपिड एंड फॉस्फेट, बन गया फॉस्फोलिपिड। बैठ जाओ। देखो याद रखना, फॉस्फोलिपिड का कंपोजिशन अगर आपसे पूछा जाए, आप कहोगे 2 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल, 1 फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एंड 1 नाइट्रोजिनस कंपाउंड। नाइट्रोजिनस कंपाउंड, जैसे इस स्टूडेंट ने कहा था कोलिन, ठीक है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड कोलिन हो सकता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड सिफेलिन भी हो सकता है। पढ़ा होगा बेटा आपने। सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? चलो कोई बात नहीं। फॉस्फोलिपिड, इसका कंपोजिशन होता है 2 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल, 1 फॉस्फोरिक एसिड और 1 नाइट्रोजिनस कंपाउंड। यानी ये मेन लिपिड पार्ट होता है। मेन लिपिड पार्ट क्या है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इसे आप कहते हो कंपाउंड लिपिड है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? कंपाउंड लिपिड। क्लियर सभी को? समझना बेटा। डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर है। इसे मैं यहां पर फिर से बना रहा हूं। ये इसका हेड पार्ट और ये है टेल पार्ट, ठीक है। हेड पार्ट बना होता है फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजिनस कंपाउंड का। हेड पार्ट किसका बना है? फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ये जो टेल पार्ट है, ये
ये बना होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल यानी जो टेल पार्ट है ये मेन लिपिड पार्ट होता है। और आप सभी जानते हो, बताओ लिपिड पार्ट वाटर लविंग होता है या वाटर हेटिंग? वाटर हेटिंग यानी हाइड्रोफोबिक होता है। जबकि हेड पार्ट ये बना है फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड का। तो याद रखना फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, ये होता है हाइड्रोफिलिक। जबकि मेन लिपिड पार्ट ये कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक। हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक है, टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक है। यानी फॉस्फोलिपिड ऐसा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोफिलिक नेचर भी शो कर रहा है, हाइड्रोफोबिक नेचर भी शो कर रहा है। इस वजह से इसे कंबाइनली कहा जाता है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। सुना है क्या नाम? एम्फीपैथिक। इंपॉर्टेंट लगाना, इसको पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा एम्फीपैथिक का एग्जाम्पल होगा? आंसर जाएगा फॉस्फोलिपिड। बताओ एम्फीपैथिक क्यों कहा गया? एम्फी मतलब होता है बोथ, ठीक है, एम्फी मतलब बोथ। और यहां पर पैथिक का मतलब है नेचर, दोनों नेचर शो कर रहा है, हाइड्रोफिलिक भी है हाइड्रोफोबिक भी है। इसलिए फॉस्फोलिपिड को क्या कहा गया? एम्फीपैथिक। क्लियर सभी को? अब देखो यहां से एक पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट बाइलेयर होता है। कैसा होता है? बाइलेयर। अब देखो यहां पर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, एक लेयर इस तरह से सीधी है, दूसरी लेयर उल्टी हो गई, यानी इधर हेड पार्ट ऊपर इधर हेड पार्ट नीचे। तो फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाइलेयर की फॉर्म में है। तो यहां पर आपसे पूछा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट बाइलेयर ही क्यों हुआ, यूनिलेयर क्यों नहीं हुआ? वेरी गुड वेरी गुड, सभी को पता है, आसान है, सभी को पता है। देखो सेल के बाहर भी वाटर होता है जिसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड आप कहते हो, सेल के अंदर भी वाटर होता है जिसे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड आप कहते हो। ECF ICF पढ़ा है। यहां पर भी सेल के बाहर भी वाटर होगा, सेल के अंदर भी वाटर होगा। अगर मान लो फॉस्फोलिपिड यूनिलेयर है तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं फॉस्फोलिपिड में एक पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, एक पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। अगर इस तरह से अरेंजमेंट होगा तो ठीक है, बाहर की तरफ वाटर है, कोई बात नहीं। कौन सा पार्ट वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है? हेड पार्ट, जो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर की तरफ भी वाटर है और अंदर कौन सा पार्ट आ रहा है? हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट। तो बोलो क्या हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर के कांटेक्ट में रहेगा क्या? नहीं, मतलब इस तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अरेंजमेंट आपको कैसा मिलेगा? बाइलेयर की फॉर्म में। अब अरेंजमेंट बाइलेयर की फॉर्म में है और बाइलेयर की फॉर्म में है, एक लेयर सीधी एक लेयर उल्टी। ऐसा अरेंजमेंट क्यों हुआ? क्योंकि दोनों तरफ वाटर है। वेरी गुड, दोनों तरफ वाटर है, यहां पर भी वाटर है, यहां पर भी वाटर है। तो दोनों तरफ वाटर के कांटेक्ट में कौन सा पार्ट आएगा? हेड पार्ट। इस तरह से एक लेयर तो सीधी एक लेयर उल्टी, ताकि वाटर के कांटेक्ट में हेड पार्ट आए जो हाइड्रोफिलिक होता है और हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट एक्वस एनवायरनमेंट से बच जाए, यानी एक्वस एनवायरनमेंट से उसे प्रोटेक्शन मिल जाए। इसलिए इस तरह का अरेंजमेंट होता है। बोलो यूनिलेयर या बाइलेयर? बाइलेयर। क्लियर है सभी को? अब वापस आप इस स्ट्रक्चर पर आओगे। मैंने यहां पर लिखा फैटी एसिड। बताओ बेटा फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड क्या होता है? फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड है। अच्छा, और कुछ? वाटर इनसोल्यूबल है। अच्छा, वेरी गुड। और बताओ। याद रखना फैटी एसिड होता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विद वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विद वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कहोगे? फैटी एसिड है। बायोमोलिक्यूल को रिवाइज करना बेटा एक बार, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, मजा आ जाएगा।
को, ठीक है। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विद 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कहलाएगा? फैटी एसिड। N कार्बन मैंने यहां पर जोड़ दिए, क्या है? फैटी एसिड है। इसके 2 टाइप आपने पढ़े होंगे, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा, यानी कार्बन की सारी वैलेंसी फुलफिल रहेगी, इसलिए कहा गया सैचुरेटेड है। यानी इस तरह का फैटी एसिड होगा जिसमें आपको कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा, क्या कहोगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर फैटी एसिड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्या कहोगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। बताओ इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड, तो ज्यादा मेटाबोलाइज कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड। तो लेस स्टेबल कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड। तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड। आ गई बात समझ में? तो याद रखना बेटा, सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर होते हैं सॉलिड, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड। जैसे घी, डालडा, ये सब कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। और याद रखें अनसैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पर होते हैं लिक्विड। जैसे ऑयल वगैरह देखे होंगे, वेजिटेबल ऑयल, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, क्योंकि उनमें कौन सा फैटी एसिड ज्यादा होता है? अनसैचुरेटेड। क्लियर सभी को? अब समझना, यहां पर टेल में देखो 2 टेल हैं। एक टेल बनी होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड की, एक टेल बनी होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। फॉस्फोलिपिड में कितने टेल हैं? 2। एक टेल किसकी बनी है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरी टेल किसकी बनी है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है? सॉलिड। अनसैचुरेटेड की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है? लिक्विड। यानी फॉस्फोलिपिड की वजह से सॉलिड प्रॉपर्टी भी आ रही है, लिक्विड प्रॉपर्टी भी आ रही है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना तो कंप्लीट सॉलिड होगी, ना ही कंप्लीट लिक्विड होगी। कैसी होती है? क्वासी फ्लूइड। तो क्या इस मॉडल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर को एक्सप्लेन कर दिया था? यस। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड होती है। बताओ क्वासी फ्लूइड किसकी वजह से है? फॉस्फोलिपिड की वजह से। आ रही बात समझ में? 2 टेल हैं, एक टेल किसकी बनी हुई? सैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरी टेल किसकी बनी हुई? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की वजह से सॉलिड प्रॉपर्टी, अनसैचुरेटेड की वजह से लिक्विड प्रॉपर्टी। यानी ना तो कंप्लीट सॉलिड, ना ही कंप्लीट लिक्विड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? क्वासी फ्लूइड। किसने एक्सप्लेन कर दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने। बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। यस, तभी तो कहा गया मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल होता है। क्लियर है सभी को? अब यहां पर समझना बेटा, क्वासी फ्लूइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है, फ्लूइड नेचर की है, इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है। फ्लूइड नेचर की है, इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है। और याद रखना, अगर आपसे कहा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे मेजर करोगे, तो याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का मेजरमेंट होता है प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट से। प्रोटीन की कौन सी मूवमेंट से? लेटरल मूवमेंट से। जैसे आपसे कहा गया आपके पास 2 सेल हैं, उन दोनों में जो सेल मेम्ब्रेन है, आपसे पूछा गया इन दोनों सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी ज्यादा किसमें है, तो आप कैसे पता करोगे? प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट से। जिस मेम्ब्रेन में प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट ज्यादा होगी उसकी फ्लूइडिटी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब याद रखना, प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लेटरल मूवमेंट शो करती है। लेटरल मूवमेंट का मतलब समझ गए? जैसे ये वाली प्रोटीन मूव करके यहां जा सकती है, ये वाली पूरी जो बड़ी प्रोटीन है ये मूव करके यहां जा सकती है। यानी इस तरह की जो मूवमेंट होगी इसे आप कहोगे लेटरल मूवमेंट है। इस तरह की मूवमेंट क्या कहलाएगी? लेटरल मूवमेंट है। समझना बेटा मूवमेंट के बारे में। प्रोटीन लेटरल मूवमेंट शो कर रहा है, प्रोटीन अपनी एक्सिस पर रोटेशनल मूवमेंट शो करता है, लेकिन प्रोटीन
कभी भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करता। बताओ फ्लिप फ्लॉप का मतलब से इस लेयर से प्रोटीन कभी भी इस लेयर में नहीं जाएगा। जैसे ये प्रोटीन है तो ये प्रोटीन इस लेयर से इस लेयर में नहीं जाता, यानी प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करता। ये एग्जाम में आ चुका है बेटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इनमें से सही कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें ये पॉइंट 2 बार आ चुका है। प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताओ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है क्या? नहीं करता। फ्लिप फ्लॉप का मतलब एक लेयर से दूसरी लेयर में जाना। लेकिन याद रखें ये जो फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लेटरल मूवमेंट भी देखी गई है और फोस्फोलिपिड की रोटेशनल मूवमेंट भी देखी गई है और फोस्फोलिपिड की फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी देखी गई है। यानी फोस्फोलिपिड तीनों टाइप की मूवमेंट शो कर सकता है, जबकि प्रोटीन ओनली लेटरल मूवमेंट एंड रोटेशनल मूवमेंट। प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करता, यानी अभी तक प्रोटीन की फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को देखा नहीं गया है। बोलो याद रहेगा। तो प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट के बेसिस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का मेजरमेंट होता है, यानी जिस मेम्ब्रेन में प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट ज्यादा हो रही होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतनी ही ज्यादा फ्लूइड नेचर शो कर रही होगी। क्लियर है सभी को? तो बेटा समझना, ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना। सब कुछ एनसीईआरटी मॉड्यूल में लिखा हुआ है, आपको ये डायग्राम अच्छे से समझना है। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने आपसे कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड की वजह से क्वासी फ्लूइड होती है, फ्लूइड नेचर की होती है। फ्लूइड नेचर की है मतलब इलास्टिक है, इलास्टिक है मतलब फैलने की एबिलिटी है। तो यहां पर एनसीईआरटी कह रही है फ्लूइड नेचर होने की वजह से, इलास्टिक होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे पहला बताया गया है हेल्प इन सेल ग्रोथ। क्या सेल की ग्रोथ में हेल्प करेगी? यस, इलास्टिक नेचर है, फैलने की एबिलिटी है। सेल साइज में बड़ी होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैलेगी। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड हो तो क्या सेल की ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। मैंने आपको सेल वॉल में भी तो यही पॉइंट बताया था। सेल वॉल में सबसे पहले जो लेयर बनती है वो कौन सी बनती है? प्राइमरी सेल वॉल। बताओ इलास्टिक होती है या रिजिड? इलास्टिक। इलास्टिक लेयर होनी चाहिए तभी सेल की अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। क्लियर सभी को? यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की ग्रोथ में हेल्प करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल डिवीजन में हेल्प करती है। बोलो करती है या नहीं? सेल डिवीजन में हेल्प करती है। अगर आपने एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस पढ़ा हो तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है फरो फॉर्मेशन के थ्रू। अंदर की तरफ फरो बनती है, यानी अंदर की तरफ मेम्ब्रेन जा रही है। अब मेम्ब्रेन अंदर क्यों जा रही है? क्योंकि इलास्टिक नेचर है। अंदर की तरफ मेम्ब्रेन क्यों जा रही है? क्योंकि इलास्टिक नेचर है। इलास्टिक नेचर होने की वजह से मेम्ब्रेन सेल की ग्रोथ में हेल्प कर रही है, मेम्ब्रेन सेल डिवीजन में हेल्प कर रही है, मेम्ब्रेन दो सेल के बीच जंक्शन बनाने में हेल्प करती है। इंटरसेल्यूलर जंक्शन आपने पढ़े होंगे, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास पास आ जाती है, जंक्शंस बन जाते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंक्शन बनाने में भी हेल्प कर रही है। आपने पढ़ा होगा एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। बताओ एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या होते हैं? अगर कोई फूड मटेरियल सेल के अंदर आता है क्या कहोगे? एंडोसाइटोसिस है। अगर कोई वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर जाता है क्या कहोगे? एक्सोसाइटोसिस है। तो मेम्ब्रेन के थ्रू ही अंदर आएगा, मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर जाएगा। तो यहां पर भी मेम्ब्रेन हेल्प कर रही है क्योंकि मेम्ब्रेन इलास्टिक नेचर की है। तो याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलास्टिक नेचर होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है। बोलो क्या क्या है? सेल की ग्रोथ, सेल डिवीजन, इंटरसेल्यूलर जंक्शन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ये 5 पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हैं। बोलो याद रहेंगे। तो यहां पर बात हुई फोस्फोलिपिड के बारे में। अब आप यहां पर देखो बेटा स्ट्रक्चर में हमने यहां पर एक लिपिड और लिखा है। ये कौन सा लिपिड है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इसके बारे में यहीं पर लिख लो, मोर रिजिड। कोलेस्ट्रॉल के बारे में लिख लो, मोर रिजिड देन फोस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल फोस्फोलिपिड के कंपैरेटिवली मोर रिजिड स्ट्रक्चर है।
मोर रिजिड है, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन आपसे पूछा जाए, लिख लेना ब्रैकेट में, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा याद रखना, प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो आप वहीं पर लिख लो प्रोकैरियोट्स, एरो बनाकर नीचे लिख लेना होपेनोइड्स। ये भी एक टाइप का स्टीरोल ही है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है लेकिन एक टाइप का स्टीरोल ही है जो प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल की जगह आपको क्या मिलेगा, होपेनोइड्स। तो जहां पर आपने होपेनोइड्स लिखा है, लिख लेना प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, होपेनोइड्स। याद रखना बेटा इसको, होपेनोइड्स। यानी कोलेस्ट्रॉल का रोल आप जरूर याद रखें, कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये यहां पर बात हुई लिपिड के बारे में, हमने फॉस्फोलिपिड पढ़ लिया, कोलेस्ट्रॉल पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोटीन। आप नीचे हेडिंग लिखना प्रोटीन, प्रोटीन सामने लिख लेना टू टाइप्स, प्रोटीन सामने लिख लेना टू टाइप्स। नीचे लिख लो बेटा, कहीं पर भी नीचे जहां आपके पास जगह हो, डायग्राम के नीचे। अभी आपने नहीं लिखा क्या, कोई बात नहीं, इसको बाद में लिख लेना, पहले आप प्रोटीन लिख लो, प्रोटीन एरो बनाकर सामने टू टाइप्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन बोर्ड पर लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है या नहीं, उस बेसिस पर प्रोटीन के दो टाइप होते हैं। तो एरो बनाकर इस तरह से लिख लो, पहले एरो पर लिखना बेटा पेरिफेरल, यहां पर लिखा है, पहले एरो पर पेरिफेरल और दूसरे एरो पर लिख लेना यहां इंटीग्रल, पेरिफेरल इंटीग्रल, पेरिफेरल इंटीग्रल। अभी कंप्लीट हो जाएगा प्लाज्मा में, अब कुछ नहीं बचा इसमें, पेरिफेरल इंटीग्रल। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, देखो यहां पर ये जो रेड कलर में मैंने प्रोटीन बनाई है ये पेरिफेरल है, और ये अंदर जो ब्लैक कलर में बनाई है ये इंटीग्रल है। बताओ इनमें से किस प्रोटीन को आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, पेरिफेरल जो सुपरफिशियली अरेंज है इसे आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर प्रोटीन के दो टाइप बताए गए जिसे आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जो सुपरफिशियली अरेंज होती है क्या कहा गया, पेरिफेरल है, और जिसे आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है, उसे क्या कहा गया, इंटीग्रल है। क्लियर सभी को, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है इसके भी दो टाइप है बेटा। आप देखो ये वाली प्रोटीन जो पार्शियली एम्बेडेड है, ये वाली प्रोटीन जो कंप्लीटली एम्बेडेड है, इसे कहा जाता है पार्शियली बरिड प्रोटीन। क्या कहा जाता है, पार्शियली बरिड, जो पूरी थिकनेस में एम्बेडेड नहीं है। इसे कहा जाता है टोटली बरिड, जो पूरी थिकनेस में एम्बेडेड है। और बताओ इस प्रोटीन को क्या नाम दिया गया, इसे टनल प्रोटीन कहा जाता है, इसे चैनल प्रोटीन कहा जाता है, इसी को ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है। बोलो ये टनल प्रोटीन चैनल प्रोटीन क्यों कहा, हाँ क्योंकि मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। यहां पर कोई भी मॉलिक्यूल होगा वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल, वो इस प्रोटीन के थ्रू दूसरी साइड आ सकता है, यानी मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है, मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करके एक साइड से दूसरी साइड भेज रही है। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल। प्रोटीन का रोल आ गया है बेटा, ठीक है। तो प्रोटीन से हर कोई मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता, जो सेलेक्टेड सोल्यूट होंगे वही प्रोटीन के थ्रू पास होंगे। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो क्या इस मॉडल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर को एक्सप्लेन कर दिया, यस। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलास्टिक नेचर को एक्सप्लेन कर दिया, यस। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया, यस। तभी क्या कहा गया, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल होता है। क्लियर सभी को। यहां पर ये एक हेलिकल प्रोटीन आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम लिख लेना स्पेक्ट्रीन प्रोटीन, स्पेक्ट्रीन प्रोटीन, और ब्रैकेट में इसका रोल लिख लेना
प्रोवाइड शेप टू आरबीसी। ये जो स्पेक्ट्रीन प्रोटीन है ये सभी मेम्ब्रेन में नहीं मिलती, ये सिर्फ आरबीसी की मेम्ब्रेन में मिलती है और वहां पर आरबीसी की मेम्ब्रेन को यानी आरबीसी को शेप प्रोवाइड करने का काम करती है। याद रखना बेटा ये एंडोस्केलेटन का पार्ट है, इसको आगे भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर बस इतना याद रखो ये स्पेक्ट्रीन प्रोटीन है जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से जुड़ी होती है, लेकिन ये एक टाइप की पेरिफेरल है। इसे आप इंटीग्रल मत कहना, ये जुड़ी इंटीग्रल के साथ है लेकिन ये पेरिफेरल है। इसका रोल क्या होता है? आरबीसी को शेप प्रोवाइड करना। बोलो क्लियर? ये बात हुई प्रोटीन की। अब लास्ट पॉइंट बचा है कार्बोहाइड्रेट। लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो है ओलिगोसेकेराइड। क्या है? ओलिगोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा होता है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ा होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा है तो क्या कहोगे? ग्लाइकोप्रोटीन है। अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ा है तो क्या कहोगे? ग्लाइकोलिपिड है। याद रखना बेटा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का यहां पर जो रोल है वो है सेल टू सेल रिकॉग्निशन। सुना है क्या आपने? सेल टू सेल रिकॉग्निशन में ये ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और एग सेल आपस में फ्यूज होते हैं, तो जो एग सेल होती है उस पर प्रेजेंट होती है फर्टिलाइजिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? फर्टिलाइजिन, जो एक टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन है। वो ग्लाइकोप्रोटीन स्पर्म को रिकॉग्नाइज करती है, स्पर्म पर प्रेजेंट होती है एंटी फर्टिलाइजिन, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। रिकॉग्नाइज करती है और रिकॉग्नाइज करने के बाद एक्सेप्ट करती है और फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। यानी सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प कर रही है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। एक एग्जांपल आपने और पढ़ा होगा ब्लड एंटीजेंस। ब्लड एंटीजेंस उन पर भी ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट पार्ट अटैच होता है जो हेल्प करता है ब्लड ग्रुप को पहचानने में, ब्लड सेल को पहचानने में। जैसे मान लो किसी की बॉडी में ए ब्लड ग्रुप है तो उसकी आरबीसी पर कौन सा एंटीजन होगा? ए। अगर उसकी बॉडी में हम बी ब्लड ग्रुप यानी बी ब्लड डाल देंगे तो बोलो बॉडी एक्सेप्ट कर पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि जो सेल अंदर जाएगी उन पर बी एंटीजन होगा, तो ए एंटीजन वाली बी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। तो याद रखना यहां पर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का रोल होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन। बेस्ट एग्जांपल है फर्टिलाइजेशन एंड ब्लड एंटीजेंस, याद रहेगा। और एक लास्ट पॉइंट मुझे बता दो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे बीच में से मैं कट कर दूं, ये स्ट्रक्चर अलग हो गई, ये स्ट्रक्चर अलग हो गई, तो बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमें स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल मिलेगी या एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन एक ही साइड है, इस तरफ नहीं है, ठीक है। इस वजह से अगर हम इसको बीच में से कट कर देते हैं तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो एसिमेट्रिकल होगी, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन ओनली एक ही साइड प्रेजेंट होते हैं। बताओ साइटोसोलिक फेस की तरफ या नॉन साइटोसोलिक? नॉन साइटोसोलिक। ये पॉइंट समझ में आ गया? कितनों को नहीं समझ में आया ये नॉन साइटोसोलिक साइटोसोलिक? सुनना बेटा, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको मैंने इस तरह से कंटिन्यू कर दिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको मैंने इस तरह से कंटिन्यू कर दिया, तो ये पूरी एक सेल बन गई, ये पूरी एक सेल बन गई। और यहां पर ये बीच में बोलो यहां क्या भरा होगा? साइटोप्लाज्म, यानी ये वाली लेयर साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। इसका मतलब ये तो होगी साइटोसोलिक फेस और ये होगी नॉन साइटोसोलिक फेज। तो बताओ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन किस तरफ है? नॉन साइटोसोलिक फेज। क्लियर सभी को? तो यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छे से एक बार पढ़ना, एनसीईआरटी से पढ़ना, फिर कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर पूछें, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वो नेटवर्क की वजह से 10 मिनट लेट हो गए। चलो हाँ बेटा।